लग रही है, जैसे रिकॉर्डिंग ऑन होगा शुरू करते हैं। ठीक, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं, और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले फिर से मैं एक बार आप सभी को पोल के बारे में बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं जिसके 4 ऑप्शन हो, आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन तो स्क्रीन पर ही देखनी है, सॉल्व कर लेना है। जो भी आपको आंसर आ जाता है, अगर ABCD में आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा आंसर ए है, तो आंसर करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, इस एक्टिविटी पर क्लिक करना है, तीसरे वाले पेज पर जाकर यहाँ पर वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखे। अब आपको अगर आंसर ए लगता है तो इस ऑप्शन ए पर क्लिक करोगे सर्कल पर। उसके बाद इस वोट पर क्लिक करो। जब आप इस वोट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वोटेड, फिर जाकर आपका आंसर सबमिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप बैक करोगे, वापस से मेन स्क्रीन पर आओगे जहां पर आपकी क्लास चल रही होगी। ठीक है, तो सभी लोग, अगर कोई बच्चे ऐसे हो जो नहीं आंसर कर रहे हो तो प्लीज आंसर क्या करें, सभी का 100% आंसर आना चाहिए। सही या गलत हो वो तो सेकेंडरी चीज है, पहले आप आंसर करोगे तभी सीख पाओगे। ठीक है, ट्राई जरूर करना है। ठीक है, आंसर करने की कोशिश सभी लोग करें। ये तो हो गया पोल के बारे में। देखते हैं लास्ट क्लास की टॉपिक क्या थी हमारी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था समीकरण को हल करना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। किसी भी समीकरण को हल करने का क्या तरीका बताया था, ट्रांसपोज मेथड, पक्षांतरण विधि। उसमें क्या होता था आपको पता सर, इक्वल समीकरण में एक इक्वल टू का साइन होगा, इक्वल टू के बाएं तरफ कुछ टर्म्स होंगे और इक्वल टू के दाएं तरफ कुछ टर्म्स होंगे। तो सॉल्व करने के लिए, यानी चर का मान निकालने के लिए, एक्स वाई जेड जो भी चर उसमें है उसका मान निकालने के लिए कुछ टर्म्स को हम लोग बाएं से दाएं तरफ ले जाते हैं और दाएं से बाएं तरफ लेकर आते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो इस क्रम में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ले जाने में कुछ चिन्हों का भी बदलाव होता है। तो जो भी क्वांटिटी प्लस में है उसको आप दाएं से बाएं ले जाओ या बाएं से दाएं ले जाओ, प्लस वाला बन जाएगा माइनस और माइनस वाला बन जाएगा प्लस। जो गुना में है, जो भी चीज गुना में हो रखी है वो भाग बन जाएगा, और जो भाग है वो गुना बन जाएगा। इसको मैं फिर से उदाहरण से समझाता हूँ। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया भी था, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में किया था, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी चीजें को चेंज करना, बस थोड़ा डेटा बदलेगा। तो मैं लिख रहा हूँ 3y प्लस फिर 5/3। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 5/3 बराबर 20/3, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस का 4y, या मैं लिख रहा हूँ माइनस का 4y। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और मैंने लिखा माइनस का 4। क्वेश्चन है ये, आपको बोला जा रहा है कि इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करना यानी हल निकालना। तो हल निकालने का मतलब क्या है, वो y का वैल्यू बताओगे आप लोग, है ना। इसमें y का वैल्यू बताना है। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर LHS में, यानी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, 3y है। तो सबसे पहले आप तो 3y को 3y ही लिख दो, 3y को 3y लिख दो। यहाँ पर जो 4y है इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ। आप क्या करोगे, ये बन जाएगा माइनस का 4y जो है वो प्लस का 4y बन गया। ये समझ में आया कि माइनस का 4y को मैंने प्लस का 4y क्यों कर दिया, क्योंकि उधर नेगेटिव साइड है, नेगेटिव में है। इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाता है। अब यहाँ पर मैं इक्वल टू लगा दे रहा हूँ। अभी 20/3 पहले भी दाएं तरफ है, अभी भी 20/3 दाएं तरफ ही, तो 20/3 को मैंने 20/3 ही लिख दिया। अब मुझे बताइए, ये जो 5/3 है, जो कांस्टेंट वाला टर्म है जो लेफ्ट साइड में है, इसको अगर मैं दाएं तरफ ले जाऊं तो प्लस का 5/3 रहेगा या माइनस का 5/3 हो जाएगा। आप बोलोगे साइन बदल जाएगा सर, लेफ्ट साइड में अगर प्लस का 5/3 है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5/3। क्लियर है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आप बोलोगे सर 3y और 4y को जोड़ेंगे तो हमारा 7y आएगा, 4 और 3 को जोड़ा 7 आया, वेरिएबल को ऐसे लिख दिया। 20/3 में से 5/3 घटाओगे तो आपको पता है सर, यहाँ पर 3 लिखेंगे, हर सेम है तो 3 3 3 लिख दिया, यहाँ पर भी 3 था, यहाँ भी 3 था, तो मैंने हर को तो 3 लिख दिया। ऊपर में 20 में से 5 घटाओगे तो 20-5 आ जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर 7y का जो वैल्यू है, 20-5 किया 15 आया, 15/3। 3 से 15 को काटिए तो ये 5 बार में कटेगा, यानी कि हमें ये दिख रहा है कि सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 7y का जो वैल्यू है, 7y का जो वैल्यू है 5/5 है। नीचे में 1 है ना, ये 3 एकम 3, 3 पंजे 5, तो 5/1 को मैं 5 लिख दे रहा हूँ। तो मुझे बताइए यहाँ से y का वैल्यू कितना आ रहा है, 7y का वैल्यू अगर 5 है तो y का वैल्यू 5/7 आएगा। क्लियर है इतना। तो ये समझ में आया। तो काफी सारे बच्चे 7/5 कैसे लिख रहे थे, 7/5 नहीं होगा ना, 5/7 होगा, क्योंकि 7y का मान हमें 5 के बराबर मिल रहा है। तो y का मान कितना होगा, इस 7 को आप नीचे भेजोगे ना तो 5 के नीचे चला जाएगा, 5/7। ऐसा तो कराया था पिछले क्लास में। क्लियर हुआ इतना, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे आप लोग।
चलो, इसमें अगर डाउट है तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ 3x का मान अगर 13 है तो x का मान कितना होगा। ऑप्शन ए है आपके पास 3/13 और ऑप्शन बी है 13/3। बस ए या बी लिख दो, ए या बी। 3x का मान अगर 13 है तो बी x का मान कितना होगा। आप बोलोगे सर ये 3 जो है 13 के नीचे चला जाएगा, 13/3 हो जाएगा, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ 2m का वैल्यू 8 है तो m का वैल्यू कितना होगा, 16 होगा या 4 होगा। m का वैल्यू 16 होगा या 4 होगा। तो आप बोलोगे सर m का वैल्यू 8 में, ऐसा समझिए m के साथ 2 गुना हुआ है ना, m और 2 गुना हो रखा है, तो यहाँ पर जाके 8 से 2 से भाग देंगे, 8/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो m का वैल्यू यहाँ से 2 आएगा। क्लियर है इतना। चलिए, तो इसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला तो रिकॉल क्वेश्चन है, सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था, डेटा बदला गया है, बस ट्राई करोगे इसको। तो अभी मैं आपका चैट बंद कर रहा हूं और थोड़े देर के बाद आपको पोल दिखेगा, क्योंकि आपको पहले ट्राई करना है, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या करना है, खुद से इसको सॉल्व करिए। आप डिसाइड करिए कि हमारा आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। उसके बाद मैं पोल थोड़े देर में ऑन करूंगा, फिर जाकर आप आंसर कर देना, ठीक है। और ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन मिलते जुलते हैं, एक जगह 1 है, एक जगह -1 है, एक जगह 3 है, एक जगह -3 है, ठीक है। चलिए, तो पोल ऑन है, पोल में जाकर अब आंसर कर सकते हो। अगर आपने सॉल्व कर लिया इतने समय में तो आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 2z + 6 = 3 + z। यहां से हल करने का मतलब क्या हुआ, आपसे z का वैल्यू पूछा जा रहा है कि यहाँ पर z का वैल्यू क्या होगा, इसमें प्रेजेंट वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ हिंट है आपके लिए, आप क्या कर सकते हो, इस z को इधर लेके आओगे, इस 3 को उधर शिफ्ट कर दोगे, है ना। ट्रांसपोज मेथड आपको बताया गया है। चलिए, कोई भी स्किप मत करिएगा, सभी लोग आंसर करिए। देखो, आप लोग अगर सभी लोग आंसर करोगे ना तो फिर उससे मुझे पता चल पाएगा कितने बच्चों को समझ में आ रही। और कुछ काफी बच्चों का आंसर आ गया है, तो बस वेट कर लें। अगर आपका आंसर आ गया है तो बस वेट करो, बाकी बच्चों को आंसर करने दो। सर टाइम दियो सर थोड़ा। हाँ बिल्कुल, समय है अभी, आराम से करो, ठीक है। देखो, जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की जरूरत है मैं खुद अभी रुकूंगा। कर भी दिया सर मैंने तो। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा देखो, जरूरी नहीं है कि आपने कर दिया तो सभी लोग कर देना, ठीक है। अभी काफी कम बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। आप बस वेट कर लो थोड़ा देर, क्योंकि यहाँ पर सारे आपके ही फ्रेंड हैं। तो जैसे ही सभी लोग करेंगे मैं फिर इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सभी को करने देते हैं, ठीक है। 2z + 6 = 3 + z। सॉल्व करिए, z का मान निकालिए। अच्छा, काफी सारे आंसर अभी आए हैं, वेरी गुड। देखो, आप लोग बस बैठे मत रहो, ट्राई करो। सही या गलत वो सेकेंडरी चीज होता है, आंसर सभी का आना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि गलत आंसर करना है, आंसर आपको कोशिश करना है कि आपका सही हो, ठीक है। आंसर अपने कोशिश करो कि आप सही करो। उसके बाद अगर गलत होता है तो मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं अगर सॉल्व कर लूँ, उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो आप बताना कि सर अभी भी समझ में नहीं आया। समझ में आ जाए तो अच्छी बात। चलिए, तो अभी रुकते हैं 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और, ठीक है। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब ये सही या गलत मुझे भी नहीं पता, ठीक है। जो भी आंसर आए हैं मुझे भी नहीं पता क्या आंसर होने वाला है। देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे फिर पता चलेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी 5-6 बच्चे और हो, तो अभी लिख रहे 20 सेकेंड लास्ट, लास्ट 20 सेकेंड्स। इस 20 सेकेंड में आपका आंसर आना चाहिए। हेलो गाइस। अच्छा, राकेश भोरिया के नाम से बच्चे प्लीज अपना माइक बंद करोगे, जो क्लास को डिस्टर्ब मत करो प्लीज। जो सारी सारी चीजें आपकी रिकॉर्डिंग होती है, फिर क्या होगा, रिकॉर्डिंग में आएगा कि आपने क्लास को डिस्टर्ब किया, ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्लास। तो 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है, आंसर कीजिए जाकर। अभी भी 2-3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। अच्छी बात है कि मैक्सिमम सभी का आंसर आ गया, मैक्सिमम जितने बच्चे हो सभी का आंसर आया। लास्ट 5 सेकेंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलो, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो,
यहाँ पर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर फिर से ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ। अभी चैट ऑन है, चैट में आंसर लिख सकते हो। अगर किसी भी रीजन से आप पोल में नहीं आंसर कर पाए हो, ऑप्शन कह रहे हो सर डी होगा। देखो डी यहाँ होगा पर हम सर। क्या करते हैं, यहाँ पर 2z को मैंने 2z ही लिखा, देखते हैं क्या होगा। 2z को मैंने 2z लिखा, ये जो z लिख रखा है यहाँ पर दाएं तरफ, इस z को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये माइनस का z बनेगा, ये माइनस का z बना। और ये प्लस के 6 को मैंने अभी के लिए यही लिख दिया, प्लस का 6 को प्लस 6 लिख दिया और इधर 3 लिख दिया। इतना तक क्लियर है। 6 को मैंने नहीं भेजा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2z में से z घटा रहा हूँ। मुझे बस इतना आंसर बताओगे कि सर 2z में से z घटाएंगे तो क्या मिलेगा। अच्छा ABCD मत लिखो, अच्छा प्रदीप बार बार डी मत लिखो ना, इतनी बार क्यों लिख रहे हो, एक बार आपने डी लिखा मुझे दिख गया, ठीक है। मुझे बताइए 2z में से अगर z को घटाओगे तो क्या मिलेगा। 2z में से z घटाएंगे तो z मिलेगा, है ना। 2z कहने का मतलब एक z, तो 2 में से एक घटाया तो एक मिला, और z को z लिख दिया, वेरिएबल को तो सेम लिख देते हैं, तो आप बोलोगे सर 2z में से z घटाया z मिला। उसके बाद 3 को मैंने 3 ही लिखा, इस 6 को मैं उस साइड भेज रहा हूँ, तो उस साइड जब भेजोगे तो प्लस का 6 जो है, 6 के आगे प्लस का साइन है, ये बन जाएगा माइनस का 6। तो हम कहेंगे सर z बराबर 3 माइनस 6, और 3 में से 6 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 3 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 3 मिलेगा। माइनस का 3 क्यों मिला, माइनस सर का 3 माइनस क्यों बड़े मिला। का साइन आएगा सर। क्या बोल रहे हो, फिर से बताइए। बड़े का साइन आएगा सर। हाँ बड़े वाला का साइन लगाया, 6 बड़ा है ना, तो 6 के आगे माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगाया। सिंपली ऐसे कर सकते हैं सर कि अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव ही तो मिलेगा, ठीक है। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 3 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 6 मिलेगा, माइनस का 3। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर था, जो आप सभी लोग कह रहे थे। समझ में आया, ये क्वेश्चन कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, बताइए। यस सर। सर एक बार Yes, समझाइयो, चैट में लिखिए। हाँ क्या बोल रहे हो, फिर से समझाओ। एक बार समझा। ठीक है फिर से मैं कर दूँ, ठीक है इसको मैं फिर से कर दूँ। और क्लास को थोड़ा टाइम पे ज्वाइन किया करो, नीतीश के नाम से जो बच्चे हो प्लीज क्लास को टाइम पे ज्वाइन किया करो। आप लोग लेट ज्वाइन करते हो, आप कहते हो फिर से join। ठीक है चलो ठीक है, इसको कर दो। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर इस जेड को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या मिलेगा, 2z माइनस का z, प्लस का z बन गया माइनस का z। आपको पता है ट्रांसपोज मेथड में जब भी टर्म्स को हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जाते हैं, चिन्ह उसका बदल देते हैं, तो प्लस का z बन गया माइनस का z। यहाँ पर 3 लिख रखा है, 3 को मैंने 3 ही लिखा। अब इसी स्टेप में मैं 6 को उधर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो जो प्लस का 6 है वो बन जाएगा माइनस का 6। बताइए इतना समझ में आ रहा है नितेश, प्लस का 6 जो है वो माइनस का 6 बनेगा। तो ये लिख दिया 3 माइनस 6। अब 2z में से अगर z को घटाओगे तो आपको पता है सर यहाँ पर हम लोग समान पदों को घटाने के लिए सीखा था। 2z में से अगर z को घटाना है तो 2 में से यहाँ पर z कहने का मतलब एक z है, 2 में से एक घटाओगे तो एक मिलेगा, और वेरिएबल को ऐसा ही लिख देते हैं, तो ये मिला एक z। और एक z को ही हम लोग z कहते हैं, एक z लिखते नहीं जनरली, बस लिख देंगे z। तो z बराबर 3 माइनस 6, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर था। अब क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद से आप ट्राई कर सकते हो क्लास के एंड में, ठीक है। बाद में आप फिर से कोशिश करना, आपका आंसर फिर से अगर डाउट होगा तो फिर से आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा रिकॉल क्वेश्चन। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, ट्राई करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको क्लास शुरू होने के पहले भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा था, तो ये क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 74 इंपॉर्टेंट है, इसकी कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है, ठीक है। आपकी अभी नितेश के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक बंद करोगे, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हो, प्लीज माइक बंद रखिए, ठीक है। तो आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है, थोड़ी देर के बाद आपको पोल दिखेगा, ठीक है। 2y प्लस 5/2। देखो आप बार बार अगर माइक ऑन करके क्लास डिस्टर्ब होगी तो फिर मजबूरी में मुझे आपका माइक को डिसेबल करना पड़ेगा, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी माइक बंद की जाए, ठीक है, क्योंकि फिर डाउट नहीं पूछ पाओगे। तो क्वेश्चन क्या है, 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। थैंक यू सर, इतनी 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2, और आपसे पूछा जा रहा है कि y का मान यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। चलो अभी मैं पोल को ऑन कर दे रहा हूँ, और अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो पोल में जाकर आंसर कर सकते हो, लेकिन हड़बड़ी मत कर, ठीक है, आराम से सॉल्व करिए। पहले 5/2 को आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाओ, फिर उसको आपको परिमेय संख्या या भिन्नों को जोड़ घटाव सिखाया था, जोड़ है तो जोड़ कीजिए, घटाव है तो घटाव कीजिए, फिर y का मान बताइए। तो कभी भी आपसे अगर बोला जाए कि अच्छा दोबारा क्या बताओगे, तो आपको ट्राई करना है, सिर्फ आप ये लोग बोलोगे कि दोबारा बताइए तो आपको ये भी बताना पड़ेगा ना क्या दोबारा।
अभी तो आपके लिए सॉल्व करना है, अभी तो मैंने बताया ही नहीं है इसको। पहले खुद से कोशिश करो, उसके बाद मैं बताऊं। अगर एक बार कोशिश करोगे ना, भले ही आपका आंसर गलत हो जाए, लेकिन उससे आप सीखोगे अपनी गलतियों से। सीधे मैं सॉल्व कर दूंगा तो फिर आप सीख नहीं पाओगे, है ना? तो ये प्रैक्टिस का टाइम है, आप लोग करिए। 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2 है, तो y का वैल्यू क्या होगा? सर अभी 1 मिनट। बिल्कुल अभी समय है, आराम से करिए। हाँ सारिका, कुछ बोल रहे थे क्या आप? सर मैं कह रही थी अभी 1 मिनट रुकना, सोल्व कर रहे हैं। बिल्कुल अभी समय दिया जा रहा है। देखो कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आपको समय दिया जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन होगा, बिल्कुल आपको समय दिया जाएगा। आराम से आप लोग करो, हड़बड़ी मत करो। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये मत सोचा करो कि सबसे पहले मुझे आंसर करना है। नहीं, ये सोचो कि मुझे सही आंसर करना है। भले ही सबसे लास्ट में आंसर करो, मुझे सही आंसर करना है। और जिस तरीके से आप अपने एग्जाम में फोकस करते हो ना, एग्जाम में क्या करते हो कि बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, तो वही चीज यहाँ पर भी करना है। ट्राई करो कि आपका आंसर सही हो, क्योंकि एक बार जब वोट कर दोगे फिर आप उसको बदल नहीं पाओगे। चलिए, 2y+5/2 अगर 37/2 के बराबर है, तो 2y का वैल्यू पहले निकालिएगा। 2y का वैल्यू कितना आएगा? 37/2, 5/2 को उधर लेके जाइए, फिर y का वैल्यू निकालेंगे। ट्राई करिए आंसर करने का। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का आ गया है, मतलब मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया है। तो वेट कर लो थोड़ी देर, बाकी बच्चे जैसे आंसर करेंगे मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? तो अभी 30 सेकंड के, 30 सेकंड और है, लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड है। देखो 30 सेकंड में कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हड़बड़ी करोगे, ठीक है? 30 सेकंड में बहुत होते हैं, आप सॉल्व करते रहो अगर आंसर नहीं आ रहा है तो, ठीक है? 25, 25 सेकंड, अभी जो आंसर लग रहा है जाकर आंसर कीजिए। लास्ट 25 सेकंड्स। अभी काफी सारे आंसर आए हैं, ठीक है? इसमें भी मिक्स आंसर आ रहे हैं, मतलब ज्यादातर आंसर सही है, लेकिन कुछ आंसर गलत भी है। तो अभी रुकते हैं 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। फिफ्टीन, लास्ट 15 सेकंड। अगर अभी भी ज्यादा समय चाहिए तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो, अगर सोल्व हो गया तो अच्छी बात है। लास्ट 10 सेकंड है, अब ज्यादा समय नहीं है, जाकर आंसर कीजिए। सर एक बार लास्ट खोल देना, हाँ क्या बोल रहे हो प्रदीप, फिर से बोलिए। कैमरा खोल देना सर, एक बार मैं एक दिखाऊंगा सर एक बार। अच्छा, हाँ इसका सॉल्यूशन आप दिखाओगे? दिखाओ। अच्छा अभी रुक जाओ, अभी मैं इसको पोल को एंड करूंगा ना, उसके बाद आप दिखाओ, ठीक है? लास्ट 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पोल को एंड कर दिया गया है, आपका चैट भी ओपन है। आप अपना कैमरा ऑन करके अपना सॉल्यूशन दिखा सकते हो इस वाले क्वेश्चन का। हाँ प्रदीप, बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। और भी बच्चे दिखाना चाहते हैं, सिर्फ प्रदीप ही नहीं, जो भी बच्चे अपना सॉल्यूशन दिखाना चाहते हैं चलो सभी लोग दिखाइए, मैं सभी का सॉल्यूशन देखना चाहता आएगा हूँ। सर। ठीक है, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करिए। जित बच्चों ने सॉल्व किया है, अभी किसी का कैमरा ऑन नहीं हुआ है, सिर्फ एक बच्चे का। अच्छा, कैमरा बैक कैमरा ऑन करना है, अपने कॉपी दिखाइए, अपनी कॉपी को दिखाइए जहां पर आपने सॉल्व किया है। सॉल्व किया है आपने? चलो ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, चैट में आंसर लिख सकते हो, चैट ओपन है अभी, ठीक है? आप सभी का चैट ओपन है, चैट में आंसर आप कर सकते हो, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे सर 2y प्लस 5/2 अगर 37/2 के बराबर है, यानी 2y का वैल्यू कितना होगा, तो 2y बराबर कितना लिखोगे आप, इस 5/2 को दाएं तरफ भेज दोगे। ये जो प्लस का 5/2 है, ये जब दाएं तरफ जाएगा, बाएं से दाएं तरफ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 37/2 को तो मैंने 37/2 लिखा, पहले भी वो दाएं तरफ था पॉजिटिव में, अभी वो दाएं तरफ है पॉजिटिव में। अब ये 5/2 माइनस का हो जाएगा, ये 5/2 जब उधर जाएगा तो प्लस का 5/2 बन जाएगा माइनस का 5/2, ये बन गया माइनस का 5/2। ठीक है, अब यहां से मुझे सॉल्व करके बताइए 2y का वैल्यू कितना आ रहा है। 2y बराबर 37 में से 5 घटाओगे 2, तो देखो इसको समझिएगा, यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर भी नीचे में 2 है, यहाँ पर भी नीचे में 2 है, दोनों का हर अगर सेम है तो नीचे में एक बार 2 लिखेंगे, डेनोमिनेटर सेम है, हर सेम है तो 2 लिख दिया। ऊपर में 37 में से 5 घटाओगे तो आप डायरेक्ट 37 में से 5 घटाकर भी लिख सकते हो, या अभी के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 37 माइनस 5, तो 37 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर ये मिलेगा 32/5 और 32/2, और 32/2 का मतलब क्या होता है, 32/2 का मतलब क्या होता है, तो 2y बराबर 2 से आप काटोगे 32 को, तो आपको पता है सर 16 × 2 32 होता है, 16 × 2 32, तो आप बोलोगे सर 2y का मान 16 के बराबर आया है। ये क्लियर हुआ, 32/2 कितना है 16, तो 2y का मान 16 के बराबर आया। तो क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यस और नो, ये मुझे बताओगे आप लोग, क्या हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से 2y का मान मिल रहा है, हमें y का मान निकालना था। तो आप बोलोगे 2y का मान अगर 16 है तो y का मान कितना होगा, y बराबर क्या होगा, ये जो 2 आपने लिख रखा है ना y के साथ गुना करके, 2y का मतलब 2 और y के बीच में गुना का साइन है, तो 2 गुना y जो है, ये जो 2 है 16 के नीचे आ जाएगा, मतलब 16 से हम भाग दे देंगे, 16/2, 16 में 2 से भाग दे देंगे, तो y का मान कितना आया, 2 8 जा 16, 8 बार में कटेगा, तो y का मान 8 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, y का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। क्लियर हुआ ये चीज, इतना क्लियर हुआ कि y का मान 8 कैसे आए। जब हमने सॉल्व किया तो 2y का मान 16 था, 2y का मान 16 था तो y का मान 8 होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को फिर से आप प्रैक्टिस करना जरूर से, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा और खुद से आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो, तो अभी आपका माइक ऑन है, आपका कोई डाउट है तो बता सकते हो। हाँ सारिका, माइक ऑन है, कोई भी डाउट है तो बताइए, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, कुछ देर के लिए मैं रुक रहा हूँ। नहीं सर, मैं बस ये पूछ रही थी कि आप पोल के टाइम माइक ऑन रखा करो प्लीज। अच्छा, पोल के टाइम माइक ऑन ये रख, बच्चे सर क्या भेज रहे हैं सर, ये लड़के देखो सर, कुछ नहीं बाबा भेज रहे ये हैं, पत चलो बाबा लग रहा है सर ये। एक सेकंड। अच्छा, अपराधी के नाम से जो बच्चे हो, आपको मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, और शायद आपको अब से क्लास में एंट्री भी नहीं मिले। एक सेकंड रुक जाइएगा। तो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको क्लास से रिमूव किया जाए। चलो ठीक है, चलो ठीक है, अभी समझते हैं। ठीक है, अगला अगला टॉपिक पे पढ़ने के पहले, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये समझ में आ गया सभी को, ये समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है ना। ठीक है, जो अगला टॉपिक था हमारा, आपके ग्रुप में मैंने मैसेज करके बताया था कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टराइजेशन, यानी मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। सार गुणनखंडों की विधि से फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब ये सार गुणनखंड तो बाद में सीखेंगे, पहले हम लोग ये देखते हैं कि सर गुणनखंड क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन में गुणनखंड क्या होता है, जैसे मैं कोई भी एक बीजीय व्यंजक ले लूँ, ठीक है, कोई भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले लें, 5x y + 15 आपको दिख रहा होगा, इसमें कितने टर्म है। अगर मैं आपसे पदों की संख्या पूछूं तो आप क्या बोलोगे, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर दीजिए। इसमें पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, आप बोलोगे सर 2 है, एक 5xy है और एक 15 है, प्लस से दोनों अलग किए गए हैं। अब यहाँ पर 5xy के अगर मैं आपके फैक्टर पूछूं तो फैक्टर मतलब ये किन किन चीजों से गुना होकर के बना है, तो आप बोलोगे सर 5xy को हम लिखेंगे 5 गुना x गुना y, 5 गुना x गुना y। ठीक, 15 को आप कैसे तोड़ोगे, आप 15 को बोलोगे सर हम लिखेंगे 5 × 3, ये क्लियर है, 15 को हम लिखेंगे 5 × 3। ठीक है, अब यहां पर मैं आपसे पूछूं कि सार्वगुणनखंड क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो कॉमन का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिएगा। अगर मैं 2 बैग बनाऊं,
इसको जनरल लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। अगर हमारे पास कोई दो बैग है, इसमें मैंने एक रेड बॉल बनाया, एक मैंने यहाँ पर एक ब्लैक बॉल बनाया, और यहाँ पर मैंने एक सेकंड, यहाँ पर मैंने एक और ब्लू बॉल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक ब्लू बॉल बनाया, और यहाँ पर मैंने एक ग्रीन बॉल बनाया, और यहाँ पर एक मैंने ब्लैक बॉल बना दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों में कॉमन क्या है? कौन से बॉल ऐसे हैं जो दोनों ही जगह पर है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर रेड बॉल दोनों जगह पर है क्या? नहीं, रेड बॉल नहीं है। आप बोलोगे सर ब्लैक यहाँ पर भी है और ब्लैक यहाँ पर भी है, एक ब्लू यहाँ पर भी है और ब्लू यहाँ पर भी है। तो इसको क्या कहेंगे? ऐसी चीज जो दोनों ही जगह पर है, ब्लैक एंड ब्लू। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? जो दोनों ही जगह पर है। तो कॉमन का मतलब समझ में आया? सार्व का मतलब समझ में आया कि क्या होता है? सार्व का मतलब जो दोनों ही जगह पर है, जो ऐसी क्वांटिटी जो दोनों ही जगह पर है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कौन सा गुणनखंड? 5x और y गुणनखंड है, 5 3 भी गुणनखंड है। तो कौन सा गुणनखंड है जो दोनों ही जगह पर प्रेजेंट है? मुझे बताओगे? आप बोलोगे सर 5 इसका भी गुणनखंड है, 5 यहाँ पर भी आया, तो सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 5 होगा। इसको और डिटेल में सीखते हैं कि सार्व गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन कई बार आप पढ़ोगे, वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो। सभी पद इसलिए लिखा गया कि हो सकता है कि 2 से भी अधिक पद, जरूरी नहीं कि हमेशा 2 पद है, 3 पद या 4 पद हो। तो अगर हमारे पास 3 पद है या 4 पद है या 2 पद है, तो ऐसा फैक्टर जो सभी में कॉमन हो, उभयनिष्ठ कहने का मतलब कॉमन होना, कॉमन कहने का मतलब जो सभी में प्रेजेंट हो, उसी को कहते हैं सार्व गुणनखंड। ठीक है, जैसे कि उदाहरण तो देखते हैं, क्वेश्चन लिखा गया है 12xy² और 6 का सार्व गुणनखंड बताइए, यानी कॉमन फैक्टर बताइए। सिंपली आपसे ही पूछा गया ना, कॉमन फैक्टर बताइए, सार्व गुणनखंड बताइए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर दोनों टर्म को लिख लिया, 12xy² और 6। मुझे सबसे पहले बताइए, अगर मैं 12xy² को ब्रेक करूं या इसके फैक्टर लिखना चाहूं, तो आप 12 को कैसे ब्रेक करोगे? 12 को कोई बच्चा बोल सकता है सर इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, है ना, 4 × 3। अब ये नहीं होगा, 4 देखो और भी टूटेगा, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो आप इसको लिखोगे 2 × 2 × 3, यानी हम लिख सकते हैं सर 12 को हमने लिखा 2 × 2 × 3, और x को मैंने गुना में x लिखा, और y के स्क्वायर कहने का मतलब y × y। ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो 12, अच्छा मैं अभी सिर्फ सार्व गुणनखंड की बात कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो 12xy² को मैंने जब गुणनखंड किया, तो ये हमारा है 2 × 2 × 3 × x × y × y। ठीक है, अब अगला टर्म आपको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है ना। तो 6 को आप अगर फैक्टराइज करोगे तो 6 को क्या लिखोगे? 2 × 3। ये क्लियर है? 6 को आप तोड़ोगे तो 2 × 3 मिलेगा। 6 का अगर मैं आपको फैक्टर पूछूं या प्राइम फैक्टर पूछूं, तो आप बोलोगे सर 2 × 3, 2 और 3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा। अब आपको बताना है कॉमन फैक्टर, यानी सार्व गुणनखंड। तो हमें ये देखना होगा कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं। 12xy² को तो काफी सारे फैक्टर है, 2 2 3 x y y। 6 के भी 2 फैक्टर है, 2 और 3, है ना। तो मुझे देखना है कॉमन फैक्टर जो दोनों ही जगह पर प्रेजेंट हो। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर भी 12xy² का भी एक फैक्टर 2 है, इसका भी एक फैक्टर 2 है, तो 2 दोनों जगह दिख रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो आप बोलोगे सर सार्व गुणनखंड में लिखना हो तो एक बार 2 लिख देना। ठीक है, 2 लिख दिया। उसके बाद अगला क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर 3 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 3 यहाँ भी प्रेजेंट है। तो देखो इस बार कॉमा नहीं लगाओगे, कुछ बच्चे 2,3 लिख रहे हैं, तो ऐसा मत लिखना। आप बोलना सर 2 × 3, हमें सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप बोलोगे सर 2 × 3 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे सर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा, सार्व गुणनखंड जो होगा, वो 2 × 3 = 6 आएगा, क्योंकि 3 भी यहाँ था, 3 यहाँ पर भी था, इसके अलावा और भी कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? सबसे बड़ा वाला जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 6 कैसे आया, बताइए, यस और नो। चलिए और भी उदाहरण से सीखते हैं, अगर इसमें भी कोई डाउट रह गया हो। पहले एक एक करके ना इसको हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं, पहले संख्या पे सीख लेते हैं, फिर चर अचर पे सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास, अच्छा फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, 2,3 नहीं लिखना आप लोग, आपको सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर बताना है। तो आप बोले सर 2,3, सॉरी 2 × 3, इन दोनों को गुना कर देंगे, हमारा आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? चलो और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो यहाँ पर अगर मैं पूछ रहा हूँ, अगर हमारे पास एक नंबर लिख रखा है 15, पहले संख्या पे देखते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर लिख रखा है 15 और एक नंबर लिख रखा है 20, अच्छा डाउट है? डाउट है क्या? चलो ठीक है, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, और अगर डाउट है तो बताइए। अगर आपका डाउट ऑन है तो माइक ऑन करके बताइए। हाँ माइक ऑन है अभी। सर एक बार दोबारा वो करना सर।
चलो इसको मैं और डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल इसको समझा रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनते जाओ, बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसमें सिंपली मैं पिछले वाले स्लाइड पे आ जाता हूँ, यहाँ पर आपको सिंपली ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ, बाकी सारी चीज मैं रहने देता हूँ। यहाँ पर बस इतना समझिए आप, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12xy², इस वाले टर्म को देखिए, इसका अगर मैं फैक्टर लिखूँ तो क्या लिखूंगा, 2 × 2 × 3, ये तो 12 हो गया, इसको मिलाकर आप 12 बोलोगे, ठीक है। उसके बाद x एक बार लिखा गया तो एक बार मैंने x लिख दिया, y का वर्ग कहने का मतलब y को 2 बार गुना करना, तो y को मैंने 2 बार गुना कर दिया, ठीक है। तो ये 12xy² को मैंने फैक्टराइज कर दिया, गुणनखंड किया। 6 को मैंने गुणनखंड किया तो क्या लिखोगे, 2 और 3 को गुना करेंगे, मिल जाएगा सर हमारा 6, तो 6 को मैंने लिखा 2 × 3। अब मुझे क्या करना है, सार गुणनखंड बताना है, कॉमन फैक्टर बताना है। तो कॉमन मतलब जो दोनों ही जगह पर है, ऐसा गुणनखंड जो दोनों ही में प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे सर 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 दोनों जगह पर है तो यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 दोनों ही जगह पर है तो यहाँ पर लिख देंगे 3, तो 2 × 3 किया, हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया, 6 आया। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या डाउट है, अब इसमें क्या डाउट है बताइए, अभी बताओगे। फिर अगर हम इसे 9 × 3 कर देंगे तो तभी 12 होगा, इसलिए समझ में नहीं आया ये। 2 × फिर से बोलो, 2 × कितना बोला, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके और 3 से कर देंगे तो भी 12 होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 9 को 2 से नहीं, आप ये कह सकते हो सर 12 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, 4 × 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4 × 3 भी लिख सकते हो 12 को, लेकिन 4 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है ना, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 3, 4 और भी टूटेगा ना सर प्राइम नंबर ही होना चाहिए, कंडीशन है। हाँ, हमारा जो मतलब इसको आप अगर तोड़ोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे छोटा छोटे, जैसे मैं अगर बोलूं आपको एक संख्या पे सीखते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 20 को अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो आप 20 को फैक्टराइज तो आप 5 × 4 भी लिख सकते हो, कोई बच्चा 10 × 2 भी लिख सकता है, दोनों तरीके से कर सकते हो, इतना Yes, क्लियर है। sir. 20 को मैं 5 × 4 भी लिख सकता हूँ और 20 को मैं 10 × 2 भी लिख सकता हूँ। अब मैं कहूंगा कि ये फाइनल और फैक्टराइज होगा या नहीं होगा, तो ये और भी फैक्टराइज होगा, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 5 को मैंने 5 लिखा और 4 को और तोड़ोगे तो आपको मिलेगा सर 2 × 2। इसी तरीके से इस वाले को भी आप तोड़ोगे तो आपको ये भी मिलेगा। हाँ नितेश क्या बोल रहे हो, 4 पंजे वो है सर 20 है। हाँ 4 × 5 = 20, वही तो लिखा हूँ ना, 5 × 4 20, ठीक है, ये समझ में आया। बस 20 को मैंने लिखा 5 × 4, ठीक है। चलिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या लिख रहा हूँ, 5 × 2 × 2, और 20 को मैं लिखूंगा, 10 को मैं लिखूंगा 5 × 2 × 2। तो हमें दिख रहा है सर 20 को हम 5 × 4 लिख के भी तोड़ा तो भी 5 × 2 × 2 आया, और 10 × 2 लिख के तोड़ा तो भी 5 × 2 × 2 आया, ठीक है। चाहे आप कैसे भी तोड़ो, आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है, सबसे छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ना है, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक एक करके सीखते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। आपको अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक नंबर 20 लिख रखा है और एक नंबर 15 लिख रखा है, इन दोनों को आपको कॉमन फैक्टर बताना है, सार गुणनखंड बताना है, आप क्या बोलोगे, और सबसे बड़ा वाला नंबर जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं 20 को अगर तोड़ू तो 20 को आप क्या लिखोगे, समझिएगा मैं इसको समझा रहा हूँ। आप बोलोगे सर 20 को हम लिख सकते हैं 5 × 4, ठीक है। अब 5 को तो मैंने 5 लिख दिया क्योंकि प्राइम नंबर है, लेकिन 4 को आप लिखोगे सर 2 × 2, ठीक है, 4 को मैंने लिख दिया 2 × 2, ठीक। 15 को आप कैसे ब्रेक करोगे, 15 को आप लिखोगे सर 5 × 3, है ना, तो यहाँ पर लिखा 5 × 3, इतना क्लियर है बताइए, 5 × 3 लिखा, इतना क्लियर है बताइए, यस और नो। यस, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कौन सा नंबर इस दोनों जगह पर कॉमन है, तो आप बोलोगे सर 5 इस वाले में भी आया, 20 के भी फैक्टर में भी 5 आया, 15 के भी फैक्टर में भी 5 आया, 5 दोनों ही जगह पर कॉमन है, तो हम कहेंगे इसका कॉमन फैक्टर जो आएगा सर वो 5 आएगा, सार गुणनखंड क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर हुआ। चलो और भी उदाहरण करते हैं, काफी सारे उदाहरण सीखते हैं। एक नंबर है हमारे पास 18 और एक नंबर है हमारे पास 12, इसका अगर मैं पूछ रहा हूँ कि इसका कॉमन फैक्टर बताइए, इसका कॉमन फैक्टर बताइए, तो आप 18 को क्या लिखोगे, 18 को आप क्या लिखोगे। देखो आप कह सकते हो सर 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, लिख सकते हो ना 9 × 2,
लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 और भी ब्रेक होगा और भी टूटेगा, तो हम 9 को लिख सकते हैं सर 3 गुना 3, 3 गुना 3 हमारा 9 आ जाएगा, और 9 गुना 2 कर देंगे 18 आ जाएगा। तो क्या मुझे दिख रहा है सर 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2, ये सभी लोग एग्री करेंगे? बताइए, 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2। अब मुझे बताइए अगर मैं 12 को लिखूं तो 12 को आप कैसे लिखोगे? 12 को आप लिखोगे 4 गुना 3, आप 4 को क्या लिखोगे 2 गुना 2, और यहाँ पर लिख दिया 3, तो ये हमारा 12 आया और ऊपर में 18 आया। 18 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और 12 को मैंने भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए इसके कॉमन फैक्टर क्या मिलेंगे आपको, क्या है जो दोनों में कॉमन है? देखो यहाँ पर सीखना क्या है आपको, आप बोलोगे सर 3 इस वाले में भी आया, 3 18 का भी एक गुणनखंड है, और 3 12 में भी दिख रहा है मुझे, तो आपने यहाँ पर एक 3 लिख दिया, ठीक है, 3 लिखा। उसके बाद मुझे दिख रहा है सर 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉमा लगा के 2 नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर गुना करके 2 लिखोगे, तो आप बोलोगे सर ये हमारा आएगा 6, मतलब 6 क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा 18 और 12 का। क्लियर हुआ ये? अब बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है ना, इन दोनों में और भी कुछ कॉमन नहीं है। आप बोलोगे सर ये वाला 3, तो ये 3 नीचे नहीं है ना, नीचे पे 3 नहीं है। इतना समझ में आया? 18 और 12 का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, तो 6 आएगा। ये क्लियर है तो यस लिख के बताइए। अब देखो अगला टाइप का, ठीक है, यस सभी लोग बताओ ताकि मुझे पता चल पाए कि सभी लोग को समझ में आ रहा है। यस यस, ठीक है। अब अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 20 और 21, एक नंबर मैंने लिखा 20 और एक नंबर लिखा 21, इसमें आप लोग आंसर दोगे इसका कॉमन फैक्टर क्या है? पहले आप लोग बताओ फिर मैं इसको समझाऊंगा। पहले आप लोग बताओ, आप 20 को ब्रेक कर लो, 20 को देखो ऊपर मैंने ब्रेक करके लिखा ही है। ब्रेक जब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब गुणनखंड करना है आपको, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे 5 गुना 4, और 4 प्राइम नंबर नहीं है तो इसको और तोड़ेंगे 5 गुना 2 गुना 2, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो आप, एक स्टेप ज्यादा करके लिख सकते हो 5 गुना 4 फिर 5 गुना 2 गुना 2, 4 को मैंने प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे लिखना है 21 को, तो 21 को आप क्या लिखोगे 7 इंटू 3, 21 क्या मिलेगा 7 गुना 3। अब 7 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों ही अभाज्य संख्या है, इसके बाद और ये ज्यादा नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं है जो दोनों ही में प्रेजेंट हो। तो क्या इसका आंसर 0 होगा? क्या इसका आंसर 0 होगा? नहीं, इसका आंसर 0 नहीं होगा। आप अगर 0 लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर हमें पता है कि हम 1 से तो गुना कर ही सकते हैं। अगर कभी भी ये याद कर लीजिए, अगर कभी भी 2 नंबर या पद में कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिखे तो आप 1 से गुना कर देना। आप बोलना सर 1 यहाँ पर भी गुना हो रखा है, 1 यहाँ भी गुना हो रखा है, तो इसके कॉमन फैक्टर जो आएंगे वो 1 आएंगे, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो आप क्या बोलोगे, 1 कॉमन होगा सर, ठीक है, 1 हमेशा कॉमन होगा। समझ में आ गया कि 1 हमेशा कॉमन होता है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो 1 को बोल देंगे सर 1 को तो गुना कर ही सकते हैं। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, आपसे पूछा जा रहा है 5 और 7, इसका कॉमन फैक्टर या सार गुणनखंड बताइए, इसका सार गुणनखंड बताइए। तो आप बोलोगे सर 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को हम लिखेंगे सर 5, ये नहीं टूटेगा। 7 को 7 लिख दिया। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या 5 और 7 में? आप बोलोगे सर 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 5 गुना 1, 1 से यहां भी गुना कर देंगे और 1 से यहां भी गुना कर देंगे, तो 1 दोनों जगह मिल गया, है ना। अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो आप बोलना सर 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो हम कहेंगे इसका कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा। सार गुणनखंड कोई आपसे पूछे या मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछे तो आप बोलना सर 1 होगा। ये क्लियर हुआ? कभी भी 0 नहीं बोलोगे। तो सार गुणनखंड कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो 1 बोलना। मुझे एक और बताइए, अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 11 और यहाँ लिख देता हूँ 13, इसका कॉमन फैक्टर आप लोग बताओगे? 11 और 13 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 11 और 13 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? आप बोलना सर 11 को हम लिख सकते हैं सर 11 इंटू 1, 13 को ब्रेक नहीं करेंगे तो लिख देंगे 13 गुना 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब कितना कॉमन, 1 कॉमन, ठीक। समझ में आ गया इतना? अब ये तो हमने संख्या पे सीखा। अगर हमारे पास वेरिएबल लिख रखे हो, कुछ चर लिख रखा हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है हमारे पास एक वेरिएबल XY और यहाँ पर लिख रखा है XZ, यहाँ से पूछा जाए इसके कॉमन फैक्टर क्या है,
तो आप बोलोगे सर एक्स वाई को अगर हम ब्रेक करें तो क्या मिलेगा, एक्स गुना वाई, ये बहुत भी आसान है। और अगर मैं एक्स जेड को ब्रेक करूं यानी उससे गुणनखंड लिखो तो आप बोलोगे सर एक्स जेड मिलेगा एक्स गुना जेड। अब आप बताइए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, आप बोलोगे सर एक्स यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ भी है, तो एक्स ऐसा फैक्टर है जो दोनों ही जगह पर प्रेजेंट है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। समझ में आया। मुझे बताइए अगर मैं लिख रहा हूं ए बी सी और यहां पर मैं लिख दिया ए बी और यहां पर लिख दिया डी, मुझे बताओगे इसके कॉमन फैक्टर क्या है, ए बी सी और ए बी डी के कॉमन फैक्टर क्या है। आप ए बी सी को क्या लिखोगे, ए बी सी को लिखोगे ए गुना बी गुना सी, और ए बी डी को क्या लिखोगे, ए बी डी को लिखोगे ए गुना बी गुना डी। ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है हमें, आप बोलोगे सर कॉमन मतलब जो दोनों जगह प्रेजेंट हो, ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है, तो ए लिखा, बी यहाँ भी है बी यहाँ भी है, तो आप कॉमा लगा के लिखोगे क्या, नहीं कोई भी कॉमा लगा के नहीं लिखोगे, आप बोलोगे सर ए गुना बी, और ए गुना बी कहने का मतलब ए बी आ जाएगा। तो सार गुणनखंड समझ में आ रहा है, कॉमन फैक्टर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अभी मैं और कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके यूज करेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास लिख रखा है x का पावर 3, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से सीखिएगा, और मैं लिख रहा हूं यहां पर x का पावर 5, इन दोनों में कॉमन क्या है, x का पावर 3 और x के पावर 5 में सबसे बड़ा कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन की बात कर रहा हूं। देखो इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, पहले आप बोलोगे सर x के पावर 3 को मैं लिखूं अगर, तो लिखोगे सर x गुना x गुना x, x के पावर 5 को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, x गुना x गुना x गुना x गुना x, 5 बार गुना करेंगे। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन देखते हैं क्या कॉमन है, तो यहां पर एक x दिखता है, यहां भी एक x दिख रहा है। ठीक है, एक बार x लिखा, एक x यहां भी दिख रहा है, एक x यहां भी दिख रहा है, तो एक बार और x लिखा, फिर एक x यहां दिख रहा है और x यहां पर दिख रहा है, तो एक x और लिखा, तो एक x कितने बार गुना हुआ है, 3 बार गुना हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आएगा, x का पावर 3। ये क्लियर हुआ, x क्यूब और x के पावर 5 में कॉमन क्या दिखेगा, x का पावर 3 कॉमन दिखेगा। ठीक है, अब यहां से हमें याद करना है, देखो यहाँ पर तो छोटे छोटे नंबर थे तो मैंने इतने तोड़कर लिख दिए, अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा सा पावर आ जाएगा तो आप इतना तोड़कर नहीं लिख पाओगे। अगर कोई दो वेरिएबल लिख रखा है तो उसमें जो छोटा वाला पावर होगा वही आपका कॉमन होता है। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं अब x का पावर 5 और x के पावर 10 में कॉमन क्या है, आप सीधे सीधे बोलना सर कॉमन फैक्टर जो मैक्सिमम होगा वो x के पावर 5 आएगा कॉमन। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, x का पावर 5 कॉमन लेंगे, जो छोटा वाला पावर है वही हमारा कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पर x का पावर 3 छोटा था ना, तो ये वाला हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a का पावर 100 और यहां में लिख दिया a का पावर 105, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिखेगा, मैक्सिमम कॉमन क्या दिखेगा, इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या दिखेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैक्सिमम कॉमन आएगा a का पावर 100। ठीक है, चलिए अभी मैं आपकी माइक ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर कोई भी डाउट है इतने में तो आप अभी पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं अभी है बताइए, सर। कोई डाउट है, हाँ बताइए क्या डाउट है, इसलिए तो माइक ऑन किया गया है। अच्छा बताना क्या डाउट है। सर ये हो शुरू से सर ये x की पावर 3 यहाँ से सर, x के पावर 3 से, चलो बस इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल का कुछ पावर लिख रखे हैं तो जो छोटा वाला पावर होगा वही हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं फिर से इरेज कर रहा हूँ, और सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि a का पावर 7 और a के पावर 9 में कॉमन क्या होगा, तो मुझे बताइए a का पावर 7 जो छोटा वाला घात है वही कॉमन होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मुझे कॉमन पूछा जाए तो आप बोलना सर a का पावर 7 होगा। ठीक है, a का पावर 7 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, सार गुणनखंड कितना होगा, a का पावर 7। क्लियर हुआ इतना, बताइए। अब हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन मेन क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाएंगे, अगर हमारे पास लिख रखा है 15x² और यहाँ पर लिख दिया 20xy, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कॉमन फैक्टर बताइए। ठीक है, कॉमन फैक्टर बताइए, इसमें हम क्या सार गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 15x² को आप ब्रेक करो, 15x² को कैसे तोड़ोगे, आप 15 को लिखोगे 5 गुना 3। ठीक है, और x² को क्या लिखोगे, x² को लिखोगे x इंटू एक्स। ठीक है, 20xy को क्या लिखोगे,
20xy को लिखोगे सर 5 गुना 4, और 4 नहीं लिखकर हम उसको लिख रहे हैं 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2, 4 को मैंने 2 गुना 2 लिख दिया, 5 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर x भी है और यहाँ पर y भी है, तो ये समझ में आया। 15x² को मैंने लिखा 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। 20xy को लिखा मैंने 5 गुना 2 गुना 2 गुना x गुना y, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर खोजना है। देखो 5 ऊपर वाले में भी है, इसका भी गुणनखंड है, 5 यहाँ पर भी आया, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। उसके बाद मुझे 3 यहाँ पर दिख रहा है, 3 नीचे वाले में दिख रहा है क्या? 20xy का कोई फैक्टर 3 है? नहीं है, तो 3 को छोड़ देंगे। हम कहेंगे x देखते हैं सर, x यहाँ भी है, x यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर लिख दोगे सर 5x, ठीक है, 5 गुना x, 5 गुना x लिखोगे, ऐसे इसको हटाओ, आप बोलोगे सर 5 गुना x। अब और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो x को अगर चेक करोगे तो x यहाँ पर है ऊपर में, लेकिन नीचे वाले में x नहीं है, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप बोलोगे सर 5x हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा, सार गुणनखंड क्या आएगा? 5x आएगा। क्लियर हुआ इतना? अगर ऐसे आएंगे तो कर लोगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन है आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 9a, यहाँ पर मैंने लिखा 12a² b, और यहाँ पर मैंने लिखा 5b, इसमें आप बताओ कॉमन क्या है? इसमें सार गुणनखंड मुझे बताइए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार गुणनखंड क्या होगा? देखो 9a को आप ब्रेक कर लो, 9a को आप ब्रेक कीजिए, 12a² b को ब्रेक कीजिए और 5b को ब्रेक कीजिए। सार गुणनखंड कहने का मतलब तीनों में जो कॉमन आएगा, तो 9a को आप ब्रेक करोगे तो 3 इंटू 3 गुना a, ठीक है। 12a² को ब्रेक करो मतलब गुणनखंड करो, तो आप क्या लिखोगे? 12 को आप लिखोगे सर 3 गुना 4, 12 को लिखोगे ना 3 गुना 4, तो 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 गुना 2, तो ये हमारा 12 बन गया। a² कहने का मतलब a गुना a, ठीक है, और b कहने का मतलब यहाँ पर गुना में b, ठीक है। अब 5b लिखा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 गुना b। क्लियर हुआ इतना? इतना समझ में आया? ये तो मैंने बस गुणनखंड किया है। अब मुझे सार गुणनखंड पूछा जा रहा है कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या जो तीनों ही जगह पर हो? देखो मैं चेक कर रहा हूँ, इस 3 को चेक कर रहा हूँ। 3 देखो पहले वाले में है और दूसरे वाले में भी 3 है, लेकिन नीचे वाले में 3 नहीं है। 3 पहले 2 में तो है, लेकिन 5b में 3 नहीं है, तो हम कहेंगे सर 3 नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाले में 3 नहीं है, तो ये भी 3 नहीं होगा क्योंकि 3 लास्ट वाले में नहीं है। अब देखो a को चेक कर रहे हैं, तो a यहाँ पर भी है, a दूसरे वाले में टर्म में भी है, लेकिन लास्ट वाले में a नहीं है ना, यहाँ पर a नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे सर a भी कॉमन नहीं मिला, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलने पर क्या कहते हैं? कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो कहेंगे सर 1 गुना 1 गुना 1, 1 तीनों ही जगह प्रेजेंट है, हम कहेंगे सर सार गुणनखंड 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो आप बोलना सर सार गुणनखंड 1 होगा। क्लियर? अच्छा, यहां पर एक चीज नोटिस करना है कि अगर मैं चेक करूं सेकंड वाले और थर्ड वाले को, तो सेकंड और थर्ड वाले में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, लेकिन बी आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर वाले में बी नहीं था, ठीक है। तो सेकंड वाले का फैक्टर बी है, तीसरे वाले का भी फैक्टर बी है, 12² बी का फैक्टर बी है, यहाँ पर फैक्टर बी है, लेकिन यहाँ पर फैक्टर बी नहीं है। अच्छा, एक इतनी बार 1 मत लिखो ना, एक बार लिखो आप, कई बार आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक बार y लिखो, इतनी बार y लिखते हो तो फिर क्या होता है, बाकी बच्चों को दिखता नहीं है स्क्रिप्ट, ठीक है। अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं कुछ इसी टाइप का, चलिए कर लोगे? ठीक है, तो सार गुणनखंड का एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आए इस पे, ठीक है। और सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने 2x, 3x², 4 का सार गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए, ठीक है। तो अभी आपका चैट बंद रहेगा और आपको आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है, पोल में जाकर आंसर कीजिएगा। टू एक्स, 3x², 4 का सार गुणनखंड बताइए। आप क्या करोगे? मैं कुछ हिंट दे रहा हूं आपको इस क्वेश्चन में। आप क्या करोगे? 2x लिखोगे, इसका फैक्टराइज कर दोगे, 2x का गुणनखंड देखिए, फिर यहाँ पर लिखोगे 3x², इसका गुणनखंड देखिए, और यहाँ पर लिखोगे 4, इसका गुणनखंड देखिए, ठीक है। और देखिए कि इसमें तीनों ही में क्या ऐसा है जो तीनों ही जगह पर प्रेजेंट हो। सार गुणनखंड वही होगा, ऐसा गुणनखंड जो तीनों ही टर्म में प्रेजेंट हो, ऐसा गुणनखंड जो तीनों ही का गुणनखंड हो।
तो अभी काफी कम आंसर आए हैं, आंसर कीजिए। हाँ बिल्कुल समय है, आराम से करो। देखो अगले क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, सार्वगुणनखंड को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इस मेथड को यूज करके किसी पॉलिनोमियल को या बहुपद को कैसे फैक्टराइज करेंगे ये सीखेंगे। ठीक है, तो पहले ये आपको समझ में आना चाहिए कि सार्वगुणनखंड क्या होता है, फिर ही आप किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर पाओगे ना। तो आंसर कीजिए। तो अभी रुकते हैं 20 सेकेंड और। अभी क्लास में जितने बच्चे हो, 4-5 बच्चे का आंसर अभी नहीं आया है, तो बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कीजिए। 4 बच्चे और, टोटल 4 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 10 सेकेंड है, आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड है। आप सिंपली क्या करो, सभी का गुणनखंड कर लो, उसके बाद देखो कॉमन क्या है, सभी में क्या कॉमन है। 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, 2x को अगर मैं फैक्टराइज करूं, चैट ओपन है आपका, चैट में लिख सकते हो। 2x को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो आप देखोगे सर 2 गुना x, 2 और x को गुना करेंगे 2x मिल जाएगा। 3x स्क्वायर को गुना करोगे, फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, 3 गुना x गुना x, 3 गुना x गुना x। 4 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2। ठीक है, अच्छा 1 सेकंड रुक जाइए, पहले इसको 1 सेकंड रुक जाओ ना, अभी चैट में मत लिखो, अभी ध्यान से सीख लो, फिर मैं चेक कर लूंगा आपका कॉपी। ठीक है, तो 2x को लिखेंगे 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर को लिखेंगे 3 गुना x गुना x, 4 को मैं लिखूंगा 2 गुना 2। ये समझ में आ रहा है क्या सभी को, ये मैंने कैसे लिखा, ये समझ में आ रहा है कि मैंने कैसे लिखा। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मुझे क्या करना है, कॉमन फैक्टर देखना है। तो आप देखो अगर मैं 2 को चेक करूं तो 2 पहले वाले में तो है और 2 लास्ट वाले में भी है, लेकिन 2 क्या है, बीच वाले में नहीं है। मतलब 3x स्क्वायर का कोई गुणनखंड 2 नहीं है। ठीक है, तो 2 तो नहीं हो सकता। अब मैं x को चेक कर रहा हूं, तो x देखो पहले वाले टर्म का फैक्टर है, इस वाले में भी x आपको दिख रहा होगा, लेकिन मुझे बताइए 4 का फैक्टर x है क्या, 4 में x नहीं दिखा, तो हम कहेंगे सर x भी नहीं होगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों ही जगह प्रेजेंट हो। आप मुझे देखकर बताओ कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या तीनों जगह, आप बोलोगे नहीं सर। तो एक चीज तो है, आप बोलोगे सर 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है ना, तो हम कहेंगे सर 1 हमारा कॉमन फैक्टर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, एक्स सभी जगह पर प्रेजेंट नहीं था, 2 सभी का फैक्टर नहीं था, 3 सभी का फैक्टर नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए सभी का फैक्टर था। ठीक है, 1 सभी का फैक्टर था। ठीक है, आज क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगर कोई डाउट है, हाँ टाइम हो गया है, तो इसके आगे की चीजें अगले क्लास में करेंगे, कोई डाउट है तो भी बताओगे आप लोग। ठीक है, 1 सेकंड रुको बस।